गुड मॉर्निंग सभी एमए फाइनल राजनीति भूगोल पेपर के विद्यार्थियों को। राजनीति भूगोल के अंतर्गत भू राजनीति का विकास के ऊपर बताया जाएगा। राजनीति भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति के अध्ययन की प्रक्रिया में एक नवीन मोड़ भू राजनीति के रूप में आया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिपादित सिद्धांतों को जर्मनी के राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना था। इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मनी के भूगोलवेत्ता एवं सैनिक अधिकारी कार्ल हासोफर थे। उन्होंने राजनीति भूगोल के स्वरूप में परिवर्तन प्रस्तुत किया, जिसको जियोपॉलिटिक के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इस परिवर्तन का एकमात्र उद्देश्य जर्मनी की राजनीति ही मुख्य था, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से उनका कार्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1908 में सैनिक कार्य से जापान भेजा गया। वहां उन्होंने पूर्वी एवं प्रशांत महासागर के सामरिक महत्व के संबंध में विशेष अध्ययन किया। वे प्रथम महायुद्ध से पूर्व म्यूनिख विश्वविद्यालय में भूगोल का अध्यापन करते थे। युद्ध के समय उन्हें जर्मन सेना में मेजर जनरल बना दिया गया। इसके पश्चात वे पुनः म्यूनिख के विश्वविद्यालय में आ गए, जहां वे राजनीति भूगोल एवं सैन्य शास्त्र की शिक्षा देते थे। 1924 में उन्होंने भू राजनीति से संबंधित जेडेस कैप्टिक फोरा जोग्राफिका नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा उन्होंने वहां एक भू राजनीतिक प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। हासोफर के विचारों पर रेडजेल, केजेलिन, मैकेंडर आदि का प्रभाव था। रेडजेल के समान वे भी राज्य को जीव मानते थे एवं क्षेत्र की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, किंतु रेडजेल ने भिन्न वे एक राष्ट्रवादी थे तथा अपने विचारों को पूर्णतया जर्मनी पर केंद्रित रखते थे। भू राजनीति विचारधारा का मुख्य ध्येय यही था कि राज्य एक जीव है जिसका विकास होता है, अतः क्षेत्र विस्तार राज्य के लिए आवश्यक है। विश्व संबंधों का अध्ययन। राजनीति भूगोल में अनेक विचारकों ने राष्ट्रीयता के संकुचित क्षेत्र से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर विचार प्रस्तुत किए। 19वीं शताब्दी में साम्राज्य विस्तार तथा सामुद्रिक मार्गों की महत्ता में वृद्धि होने के कारण उन पर विचार प्रस्तुत किए जाने लगे। 1900 में रेडजेल की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने समुद्रों में महासागरों को मानव संस्कृति में एकता स्थापित करने वाला व्यक्त किया। अमेरिका के प्रसिद्ध युद्धवान एवं नौसेना के विशेषज्ञ अल्फ्रेड थायर महान ने जर्मनी विद्वानों से भिन्न सामुद्रिक शक्ति को एक अधिक महत्व दिया। उन्हें राज्य के इतिहास में सामुद्रिक विकास के महत्व को स्पष्ट किया तथा उसको सर्वाधिक शक्तिशाली भौगोलिक तथ्य व्यक्त किया, जिस पर राज्य की शक्ति निर्भर करती है। सामुद्रिक शक्ति के महत्व को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की। प्रथम द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री एंड द्वितीय द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर। इस संबंध में उन्हें ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण दिया। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति के कारण ही वह एक महान राष्ट्र बन सका। ब्रिटेन का अनेक सामरिक मार्ग पर अधिकार एवं जिब्राल्टर, स्वेज नहर, मलक्का, जलडमरूमध्य जैसे सामुद्रिक केंद्रों पर अधिकार होने के कारण उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। महान के विचार थे कि ब्रिटेन के समान ही संयुक्त राज्य अमेरिका भी सामुद्रिक दृष्टि से उत्तम स्थिति रखता है। संयुक्त राज्य की स्थिति की एक अन्य विशेषता यह है कि उसके समीप कोई अन्य शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संयुक्त राज्य को हवाई एवं कैरेबियन द्वीपों पर अधिकार रखना चाहिए तथा प्रशांत और आंध्र महासागर को संयुक्त करने वाली नहर का भी उसके लिए अत्यंत महत्व है। उनका पूर्ण विश्वास था कि अमेरिका सामुद्रिक शक्ति के रूप में विश्व का प्रमुख राष्ट्र होगा, ब्रिटेन से शक्तिशाली होगा। विश्व शक्ति के अध्ययन से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर हलफोर्ड मैकेंडर ने किया, जो हृदय क्षेत्र का सिद्धांत के नाम से विख्यात है। मैकेंडर लंदन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक लंदन
आप इकोनॉमिक्स के निदेशक के पद पर थे। उसके अतिरिक्त वे रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष से ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। मैकेंडर की राजनीतिक भूगोल विशिष्ट देन है। मैकेंडर द्वारा प्रतिपादित हार्टलैंड का सिद्धांत भूगोलवेताओं राजनीतिकों में विचार विनिमय का प्रमुख विषय रहा है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 से रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख एक पत्र द ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री में किया। उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि यूरोशिया महाद्वीप के उत्तरी और आंतरिक क्षेत्र में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ सामुद्रिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यही क्षेत्र अंत में प्रमुख स्थलीय शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। इस पत्र पर अत्यधिक विचार विनिमय एवं विचार भिन्नता लगभग अर्ध शताब्दी तक होती रही। वास्तव में मैकेंडर के विचारों से ही केजेलेन व हासोपर ने भू राजनीति के विचार दिए। उपयुक्त प्रपत्र के लगभग 15 वर्ष पश्चात अर्थात 1919 में उसकी एक पुस्तक डेमोक्रेटिका आइडियल्स एंड रियलिटी प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने हार्टलैंड के महत्व एवं उसकी सामरिक विस्तृत व्याख्या की। इस पुस्तक में उन्होंने हार्टलैंड के सिद्धांत से संबंधित 20 सूत्र का प्रतिपादन किया। मानचित्र से स्पष्ट है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हार्टलैंड पर अधिकार रखता है। जो हार्टलैंड पर शासन करता है विश्वद्वीप पर अधिकार रखता है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है विश्व पर अधिकार रखता है। मैकेंडर के उपयुक्त विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। साथ ही इस अत्यधिक प्रक्रिया व्यक्त की गई। यही नहीं, उन विचारों से अनेक विचारक इस दिशा में सोचने लगे। अनेक भूगोलवेताओं व राजनीतिकों ने विश्व के सामरिक महत्व के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। मैकेंडर ने अपने सिद्धांत में 1943 में पुनः परिवर्तन प्रस्तुत किया, किंतु वह केवल हार्टलैंड की सीमा में था। मूल विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मैकेंडर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के लगभग 4 शताब्दी पश्चात अमेरिका भूगोलवेता निकोलस जे स्पाइसमैन ने रिमलैंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने यूरेशिया पर अधिकार के पश्चात विश्व पर अधिकार का विचार किया। इसके लिए उन्होंने हार्टलैंड के चारों स्थित देशों को रिमलैंड की संज्ञा दी तथा उन्हीं को सामरिक दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त देश बताया। स्पाइसमैन येल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के निदेशक थे तथा अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक विचारों के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति भूगोल को व्याख्या देश की सुरक्षा की नीति भौगोलिक तत्वों में संदर्भ योजना के रूप में की। उन्होंने राज्य की स्थिति के प्रमुख भौगोलिक तत्वों के रूप में व्याख्या की, जिस पर राज्य की विदेश नीति पर निर्भर करती है। स्पाइसमैन का सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्य उनकी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस है, जिसका प्रकाशन उसके मृत्यु के पश्चात 1944 में हुआ। उन्हीं में से मैकेंडर के समान ही अपने रिमलैंड के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताया, जो रिमलैंड पर शासन करता है वह यूरेशिया पर अधिकार करता है। जो यूरेशिया पर अधिकार रखता है वह संसार के भाग्य पर शासन करता है। स्पाइसमैन मैकेंडर के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि हार्टलैंड विश्व शक्ति के रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि जलवायु की दशाएं कोयला, लोहा, खनिज तेल की दृष्टि से एवं भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। रिमलैंड में उन्होंने यूरोप के संपूर्ण देश केवल सोवियत रूस को छोड़कर अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया एवं पूर्वी साइबेरिया को सम्मिलित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तकनीकी विकास के फलस्वरूप विश्व के सामरिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। इस समय वायु शक्ति की प्रधानता हो गई। इस नवीन तथ्यों को ध्यान में रखकर मेजर अलेक्जेंडर डी सेवर्स्की ने अपने विचार एयर पावर की टू सेवर्स्की नामक पुस्तक व्यक्त किए। उन्होंने शक्ति क्षेत्रों को उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप या यूरेशिया में विभक्त किया तथा ये मत व्यक्त किया कि प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों को अपनी सैनिक स्थिति सुदृढ़ करने का सदैव यत्न करते रहना चाहिए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया। इसमें कुछ भूगोलवेताओं ने राष्ट्रीयता के आधार पर विचार प्रस्तुत किए, जबकि अन्य ने अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर प्रत्येक विचार की विचारधाराओं पर उस देश की राजनीति जहाँ का रहने वाला था उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।
साथ ही तकनीकी विकास के साथ विश्व शक्ति से संबंधित विचारों में परिवर्तन आया। थैंक यू।